नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूं, ताकि आप सभी को पता चल जाए पेपर में आखिर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और क्वेश्चन पेपर में एसएसटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले आपको बता दूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, खेल और स्वास्थ्य, संगीत, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर का होता है। पेडागोजी के क्वेश्चन भी थोड़े से आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? हु इज द फाउंडर ऑफ दीन ए इलाही? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की। किसने की? अकबर ने की। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछा गया है। दूसरा है क्वेश्चन आपका, वैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक, तो वैन सांग जो आया था भारत में, वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में आपका वैन सांग आया था। और वैन सांग जो कि था आपका चीनी यात्री। कैसा यात्री था? चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के काल में आपका आया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में कौन आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फायान। कौन? फायान, ये भी एक चीन यात्री था। फायान चीनी यात्री। ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। अब आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर में आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, और आप उन चीज़ को पढ़ लो ताकि क्वेश्चन पेपर को पूरा आप कर पाओ पेपर के दिन। तो वो चीज़ आपको यहीं पर बता देता हूँ, फिर मैं सभी क्वेश्चन को आपको फटाक से कराता हूँ। यहाँ पर आप लोग समझ लो, अकबर ने दीन इलाही धर्म को अपनाया। ठीक, ये सारा चीज़ कहाँ से आपसे पूछा जाता है। आपका जो यूपी टेट का जो एसएसटी का क्वेश्चन रहेगा, वो आपकी एससीईआरटी से पूछा जाएगा। एससीईआरटी बोले तो उत्तर प्रदेश की जो किताबें चलती हैं, है ना, 6 से 8 तक, उनसे आपका पेपर बनेगा। आपको किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं। जिस प्रकार सीटेट के नोट्स दिए थे, आप लोगों की 90% मदद की थी, तो उसी प्रकार के ये नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं। आप लोग इनको ले सकते हो यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो मैं पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं, और मैंने इंपॉर्टेंट लाइनों को ही नोट डाउन किया है, क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट पर आधारित। उन्हीं चीज को समाहित किया है ताकि पढ़ लो और काम चल जाए। अकबर ने दीन इलाही धर्म को अपनाया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने का भी निर्माण कराया। ठीक है ना। अकबर ने सुलह ए कुल नीति, या जिसको सर्वत्र शांति का विचार बोलते उसको भी अपनाया। और अकबर की राजभाषा क्या थी? अकबर की राजभाषा फारसी थी। अकबर का एक मित्र था अबुल फजल, उसने अकबरनामा किताब की रचना भी की थी। ये की पॉइंट है जो ध्यान में रख लेना, ताकि इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप लोग इन क्वेश्चन को भी कर लो। एक बार अकबर पर नज़र डाल लेते हैं। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो थी। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ये सारा मैंने एससीईआरटी से उठाया कंटेंट है, नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया। 1556 में हेमू को हरा दिया था। ठीक है ना, हेमू को हरा दिया था। और अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से भी युद्ध हुआ था। तो अहमदनगर के कुछ भाग अकबर ने अपने हाथ में ले लिए थे। इतना इंपॉर्टेंट था अकबर के बारे में, जितना आपके पाठ्यक्रम में बताया गया उतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन था हर्षवर्धन से रिलेटेड, और हर्षवर्धन से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आए। इनका दरबारी कवि कौन था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनको भी यहीं पर आपको कराता हूँ। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले समझ लो, जो सबसे पहले इस पुष्यभूति वंश का जो राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र ही आपका हर्षवर्धन था। 600 से लेकर के 647 तक ये रहा। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज में इसको स्थानांतरित कर लिया। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि पहले थानेश्वर थी, बाद में कहाँ राजधानी बनाई? तो कन्नौज में बनाई। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ है। और हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक पेपर में कई बार देखने को मिले हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनके ये 3 नाटक हैं। बाणभट्ट उनका दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक एक किताब लिख दी। अब पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने की? उत्तर आपका हो जाएगा बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। और हर्षचरित की भाषा क्या थी?
इसकी भाषा थी संस्कृत, इसने इसको संस्कृत भाषा में लिखा था। ह्वेनसांग की मैं बात करता था आपसे, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय आया, 15 वर्ष तक यह रहा। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। कन्नौज में विशाल धर्म सभा भी बुलाई। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, है ना, उसका विवाह कन्नौज के गृह वर्मन के साथ हो गया था। ठीक, ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और हर्ष की मृत्यु 647 में हो गई। 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी लोग पहले से हमसे परिचित हैं और उनको एक जानकारी नहीं पता यूपी टेट एसएसटी नोट्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई भी किताब अलग से बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टेट एसएसटी के लिए इसकी तैयारी मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग जो यहाँ पर कंटेंट देख पा रहे होंगे, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जिसमें पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, जहाँ से पेपर में एक से अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ, उसके साथ कंटेंट अर्थात थ्योरी भी दिखा रहा हूँ। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नोट्स किस लेवल के आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। SSC-ERT कंटेंट का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया गया है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जो हमारी वीडियो लोग देखते हैं उन दो प्रकार के लोग देखते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो सरकारी टीचर हैं, जो जूनियर या प्राइमरी में वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनको यूपी टेट का पेपर देना है, तो उनके लिए तो नोट्स बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल भी ले लेना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए। और दूसरे प्रकार के वे बच्चे या वे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, यूपी टेट का पेपर पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए ही मैं हूं, आपकी मदद करने के लिए ही मैं हूं, ठीक है ना। तो लेना कैसे, यहाँ पर एक नंबर आपके सामने दिख रहा होगा 9696400597। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको नोट्स मिल जाएगा। और मैं नोट्स के प्राइस की बात करूं, यूपी टेट का जो एसएसटी का नोट्स का जो अभी प्राइस है वो 299 रुपये इन नोट्स का प्राइस रहने वाला है। यह प्राइस आपका बढ़ भी सकता है। और जिन जिन मित्रों को यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देना है, उसके साथ सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है, तो दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 399 रुपये में दोनों आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर सिंगल लोगे तो 299 का आपको पड़ेगा। जितने भी लोग इच्छुक हों तो ले लेना। मैंने यहाँ पर आपको हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात आपसे करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर किसको बोलते हैं? कलंदर अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को या बाबर को? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बाबर भी। उसके बाद बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाला व्यक्ति था 1905 में, सभी को पता है। 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया प्रशासनिक सुविधा को बता करके, जबकि असली कारण था हिंदू व मुसलमानों में फूट डालने का। उसके बाद अगला आपके सामने है, यहाँ पर कहता है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर जो कि आपके बिहार से ही संबंधित थे। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर से थे। उसके बाद अगला है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका? कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता तापक्रम, बढ़ता तापक्रम, इसको तापक्रम विलोमता अर्थात तापक्रम का उल्टा भी कहते हैं। वैसे ऊपर जाने पर ताप आपका घटता है, लेकिन विलोमता में क्या होता है? तापक्रम आपका बढ़ता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद अगला देख लो, यहाँ पर निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से संबंधित आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा, रिहंद परियोजना से संबंधित। उसके बाद सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, सिक्किम का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू एंड कश्मीर का। राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का है। सिपकीला एक प्रसिद्ध दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला देख लो, यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं उनको भी देख लो। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। आप टीचर हो, सामाजिक विज्ञान आप जानते हो, उसके साथ किन चीज़ों का और भी आपको ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी का होना चाहिए, शिक्षण विधियों का, इनमें से कोई नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों का। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हो जाती है अध्यापक के लिए शिक्षण विधियों का। आखिर शिक्षक किन विधियों का प्रयोग करके बच्चों को समझाने में समर्थ है, ठीक है ना,
कैसे वो बच्चों को समझा सकता है, कौन सी विधियाँ उसके लिए उपयुक्त हैं। तो विधियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तकनीकी टेक्निक उतना यहाँ पर सही नहीं है जितना आपका शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना सही है। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी पेडागोजी का क्वेश्चन, ये बहुत सरल क्वेश्चन मैं कहूँगा, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही हलवा टाइप के हैं। जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उनको एक नज़र डाल के पढ़ लेना तो पूरा आपका हो जाएगा क्लियर। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। अब भूगोल पढ़ाना है बच्चों को, सहायक सामग्री क्या होगी? फ्लैश कार्ड होगा, मानचित्र होगा, बैरोमीटर होगा, कैलेंडर। कैलेंडर में तो तारीख देखी जाती है, बैरोमीटर से किसी चीज़ को नापा जाता है। जैसे बैरोमीटर भूकंप की तीव्रता है आपकी, या वायुमंडल की तीव्रता है, या किसी भी चीज़ की तीव्रता में जो यंत्र काम में लिए जाते हैं उनका उपयोग हम लोग भूगोल शिक्षण में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आकस्मिक घटनाओं पर ही लागू होते हैं। मानचित्र बहुत उपयोगी है आपके भूगोल शिक्षण के लिए। ठीक, फ्लैश कार्ड भी गलत हो जाएगा। करेक्ट कौन सा होगा? मानचित्र होगा, अर्थात मैप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैपिंग। अब उसके बाद अगला यहाँ पर देखो अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन से हैं भाई? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन? पाणिनि। पाणिनि लेखक हैं। वाल्मीकि किसके लेखक हैं? रामायण। किसके? रामायण के लेखक हैं। वेद व्यास किसके लेखक हैं? वेद व्यास आपके महाभारत के लेखक हैं। कहाँ के? महाभारत के लेखक हैं। और आपके पाठ्यक्रम में इतिहास जानने के स्रोत में आपके 2 से 3 मतलब कि पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो तमाम हैं, उनको एक नज़र में आपको बता दूं ताकि सारी बुक यहीं पर क्लियर हो जाए। जितनी भी बुक आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं विभिन्न चैप्टर से, उनको निचोड़ के आपको यहीं पर बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ रचनाएं व लेखक उनके इस प्रकार से हैं, जैसे कालिदास भी पेपर में आपके आया करते हैं। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये कालिदास की रचना है। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त की रचना आपकी हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारी रचनाएं हैं। एक तो आपकी प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? तो आप कहोगे किसने की? हरिसेन ने की। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक, तो कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको एक नज़र में करा देता हूं। जैसे आपका चरक हुआ। चरक की किताब कौन सी है? चरक संहिता उनकी किताब हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको किताबों की बात कर रहा हूँ और उनके लेखक की बात कर रहा हूँ जो आपके पेपर में आया करते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पता है क्या? आपको पता है, यहाँ पर पता है, यहाँ पर देख लो। ठीक, जैसे अर्थशास्त्र किताब आपसे पूछ ले किसने लिखा, तो इसको लिखा चाणक्य की। चाणक्य की किताब है आपकी अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी किसकी किताब है? कलहड़ की किताब हो जाएगी। इंडिका किसकी किताब है? मेगस्थनीज की किताब हो जाएगी, जो कि यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया था। फायान चीनी यात्री था, गुप्त काल में आया था। ह्वेनसांग अभी बताया मैंने, हर्षवर्धन के काल में आपका आया था। ठीक, समझ गए आप लोग? बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? शिशुनाग, महापद्म नंद, कालाशोक, उदयभद्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक के टाइम द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। ठीक है ना, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अब पेपर में आपसे बौद्ध संगीतियाँ भी पूछ लेता, पहली कहाँ किस राजा के काल में हुई, किसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनको भी यहीं पर आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में की। और लेकिन यहाँ से आपकी है ना 4 बौद्ध संगीतियाँ, उनको समझ लेना बहुत उपयोगी है। एक नज़र डाल के आप लोग बौद्ध संगीतियों को यहाँ पर समझ लो ताकि 1 नंबर आपका हो सके पक्का। पहली बौद्ध संगीति आपकी 483 BC अर्थात 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर हुई थी। महाकाश्यप इसका अध्यक्ष था। राजा उस दौरान अजात शत्रु था। अभी आपको दूसरी बतानी थी। दूसरी आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर सावाकामी अध्यक्ष था। कालाशोक राजा था। तीसरी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र था अध्यक्ष अशोक के टाइम में। और चौथी इंपॉर्टेंट आपकी कहूँगा क्योंकि पाठ्यक्रम में चौथी को इंपॉर्टेंट बताया गया, कनिष्क को। कनिष्क के टाइम अध्यक्ष वसुमित्र था। कुंडलवन कश्मीर में इसको किया गया था और ये 72 AD अर्थात 72 ईस्वी में किया गया था। अब कनिष्क के टाइम में आपका ये बट गया हीनयान और महायान में।
यहाँ से पेपर में आता है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक, महायान कब आया? कनिष्क के टाइम में आपका महायान आया। कनिष्क महायान का संरक्षक था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस का अंग है। ठीक, तो इतनी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगला आपके सामने है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बताओ। आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अब ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पुराने हैं ही ना, आपको पता है काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पता है आपको क्या कर दिया गया है? ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या ट्रेन एक्शन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसमें कांड जुड़ा हुआ है जो कि हमारे देश के वीर क्रांतिकारी थे। उनको ये नाम शोभा नहीं देता कि कांड उन्होंने कर दिया है ना, हत्याकांड जैसा। ये कोई कांड नहीं है, इसको नाम कर दिया गया ट्रेन एक्शन। ठीक, तो इसमें अशफाक उल्लाह खां भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन सूरसेन आपके इसमें नहीं थे। काकोरी घटना कहाँ पर घटी, क्या क्या लूटा, कौन से व्यक्ति थे, इनको क्या सजा मिली, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1924 में। क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का इन्होंने गठन कर दिया। ठीक है ना, क्रांतिकारियों ने। उसके बाद काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका नाम दे दिया गया, 9 अगस्त 1925 की घटना है। लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। अन्य को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया। चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार से आपका भाग कौन सा संबंधित है? तीसरा भाग आपका मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अगला आपके सामने है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जो कहता है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताओ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय, जिसका मुख्यालय आपके नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पर है आपको पता है? नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है द हेग। द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका स्थित है। उसके बाद अगला यहाँ पर है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, यह आपके समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें? समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। राइट आंसर आपका पहला विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, किसमें? समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर देख लो आप क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित आपका कौन सा है बताओ? रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे सभी लोग जानते होंगे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले। अनुच्छेद 51 आप लोग रोज ही पढ़ते होंगे इनको। अब पूछा गया कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, ये सब आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। पूछा है आपसे अवसादी। अवसादी को परतदार भी बोलते, परतदार भी बोलते हैं। इसमें आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या? इसमें आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक, ना ही स्लेट, ग्रेनाइट आपका ये आग्नेय हो जाएगा, ये आग्नेय हो जाएगा। ग्रेनाइट कैसा है? आग्नेय है। संगमरमर आपका कायांतरित है। कैसा? कायांतरित है। सेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प इस क्वेश्चन का। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा कैसी होती है पता है आपको? कैसी होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है, दक्षिण पूरब की ओर या उत्तर पूरब की ओर होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर होती है।
अब पुच्छल तारे क्या, इनको नहीं आपको पता, फिर कैसे पता करोगे कि सूर्य से दूर है, पास है, नज़दीक है, क्या है क्या नहीं। चलो पुच्छल तारों को समझ लो। ठीक, यहाँ पर समझो पुच्छल तारे कोम्ट्स क्या होता है। यहाँ पर समझो पुच्छल तारे कोमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूलों, गैस के ये बने आकाशीय पिंड होते हैं। जब ये सूर्य के पास पहुँचते हैं, ताप सूर्य का अधिक होता है तो ये वाष्प में बदल जाते हैं। और मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली इनके पास पूंछ भी होती है जो बाहर निकल जाती है। कहाँ से? बाहर की ओर निकल जाती है। अर्थात कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है। जो इनकी पूंछ होती है पुच्छल तारे की, वो बाहर होती है, अर्थात दूर होती है। यही कारण था आपका दूर होने का। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। यहाँ पर मैंने आपको बताया सूर्य से दूर होने के कारण, क्योंकि पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो सूर्य से बाहर हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? हागवैग, नतिलंब घाटी, ग्रावेन, संपन्नति। राइट आंसर हो जाएगा ग्रावेन, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि भ्रंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय, गोबी, अरबिया, कालाहारी, आकाटामा। राइट आंसर आपका हो जाएगा गोबी। गोबी मरुस्थल आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में नहीं आता है। अरेबिया है, कालाहारी है, आकाटामा, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। उष्णकटिबंधीय इलाके में ये आपके तीनों आते हैं। उसके बाद अगला आपके सामने है ज्योग्राफी पेडागोजी का है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए आपका ग्लोब ही जरूरत पड़ेगी। किसकी? ग्लोब ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कहानी सुनाना आपके इतिहास में आ जाती है, किसमें? हिस्ट्री में आती है। हिस्ट्री की आप लोग कह सकते हो कहानी सुनाना, कहानी सुना के इतिहास को शुरू करना। वार्तालाप, कोई ज्योग्राफी में कोई वार्तालाप नहीं, तो भ्रमण विधि इसमें काम आती है। ज्योग्राफी में भ्रमण विधि, किसी कारखाने को दिखाना, जंगलों को दिखाना, इस टाइप से। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जाता है। किससे समझा जाता है? वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों के द्वारा, थीमेटिक मानचित्रों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा रूढ़ चिन्हों के द्वारा, रूढ़ प्रतीक जिनको बोलते हैं, उसके द्वारा मानचित्र को एक विश्वव्यापी भाषा दी गई है। जैसे क्रॉस का चिन्ह बना दिया तो उससे पता चलेगा ये गिरजाघर है या ईसाई धर्म का है। ठीक, ऐसे ऐसे बना दिया तो नदी पता चलेगी। ठीक, मंदिर का भी उसी प्रकार से। ये आपका ज्योग्राफिकल क्या होता है? सर्वव्यापी भाषा है मानचित्र को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन के द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, हिमनदी के द्वारा। तो यू आकार की घाटी हिमनदी के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? हिमनदी के द्वारा बनाई जाती है। पवन के द्वारा लोयस बनाया जाता है, छत्रक शिला बनाया जाता है जो कि रेगिस्तान में बनाया जाता है। ठीक है ना। नदी के द्वारा विसर्प बनाया जाता है, तटबंध बनाया जाता है, चाप झीलें बनाई जाती हैं, बेतारिका बनाई जाती है। ठीक है ना। और समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री गुफा बनाई जाती है, तटीय मेहराव बनाई जाती है, स्टैग बनाया जाता है। लेकिन यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदी के द्वारा किया जाता है। अगला देखो यहाँ पर कहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबोर्न, कैनबरा, कोई नहीं, सिडनी। राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राजपूत पेंटिंग के लेखक। हिंदी में थोड़ा यहाँ पर स्कैनिंग साफ नहीं है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो। हु इज द राइटर? राजपूत पेंटिंग का राइटर कौन है? तो आनंद के, आपका हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। लोक कला का संबंध, फोक आर्ट इज एसोसिएट विथ। फोक कला कहाँ से जुड़ी है? लोक कला। तो रीजनल आर्ट, क्षेत्रीय कला से जुड़ी है। कहाँ से? रीजनल आर्ट से आपकी जुड़ी हुई है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। जियोमेट्रिकल डिजाइन इज कॉल्ड। जियोमेट्रिकल डिजाइन इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं? ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय आकारों में बनी आकृति को बोलेंगे इसको।
यहाँ पर राइट आंसर बता दिया मैंने आपको, ज्यामितीय आकारों में बनी आकृति, डिजाइन मेड बाई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला आपके सामने है कुछ ऐसा, अयपड़ का संबंध, अयपड़ ऐसा लिखा है आपका, अयपड़, अयपड़ का मतलब क्या होता है बताओ। अयपड़ इज एसोसिएट विथ विच स्टेट, ऐसड़ अयपड़ किस राज्य से जुड़ा है। अयपड़ आपके उत्तराखंड, अयपड़ कहाँ से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला आपके सामने है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। हाउ मनी टोटल नंबर ऑफ श्रुतिस आर देयर इन हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या आपकी टोटल 22 हैं, कितनी 22 हैं, कितनी 22 हो जाएंगी। वेन स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि खेल दिवस कब मनाया जाता है बताओ। 25 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 29 अगस्त। कौन सा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आया है, खेल का आपका सिलेबस भी है, इसको भी मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन। हु इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक ऑन योगा, अर्थात योग दर्शन की किताब महर्षि पतंजलि की किताब है। किसकी, महर्षि पतंजलि की किताब हो जाएगी। जेन, जीन क्या है बताओ। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जीन प्रोटीन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, किस फसल से, तो यह मक्का से जुड़ी है, मैज अर्थात मक्का से जुड़ी है आपकी जीन नामक प्रोटीन। उसके बाद अगला आपके सामने है, यहाँ पर देख लो, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। विच ब्रीड ऑफ काउ इज ड्यूअल पर्पस, ड्यूअल पर्पस है ना, दुकाजी यानी कि दो कामों के लिए पर्पस। सिंधी, जर्सी, थार पारकर या गीर, तो थार पारकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थार पारकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है बताओ, कितने बांटा गया है। इंडिया हैज डिवाइडेड इन हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो इसको 15 में बांटा गया, किसमें, 15 क्षेत्र में इसको बांटा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से कहता है, सेप्रोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अर्थात केसर प्राप्त किया जाता है। केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। अब यह क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि विज्ञान से पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 दूनी 24 होती हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है। मियादी बुखार, टिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी। राइट आंसर हो जाएगा मियादी बुखार, करेक्ट जवाब है आपका। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो सभी को पता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देख लो, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। गोंद के कलफ का उपयोग होता है। रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, ऊनी वस्त्र। तो रेशमी वस्त्र यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। 7, 11, 8, 12। राइट आंसर हो जाएगा 12 स्वर होते हैं संगीत में। यह संगीत से क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ। ध्रुपद, तराना, धमार, ख्याल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। नहीं वाला बताना है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, अहमद जान थिरकवा भी हैं, पंडित किशन महाराज भी हैं, परंतु रामदास शर्मा कोई तबला वादक आपके नहीं है। नहीं वाला बताना, राइट आंसर पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये प्रथम राष्ट्रीय खेल आपके लाहौर में आयोजित किए गए थे, परंतु भारत में आपको बताना है तो 1940 में, ठीक। तो ये मुंबई में किए गए थे। कहाँ पर, मुंबई में आपके किए गए थे। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया। प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो, राधा कृष्णन। तो स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि भारत के आज के लोगों को गीता की जरूरत नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है।
तो स्वामी विवेकानंद का यह कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, है ना, 1952 में, 51-52 में शुरू किया गया था। तो उस हिसाब से 1952 यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। गोकलनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में। तो केशवानंद भारती के मामले में आपका बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान दिया गया। ठीक, उसके बाद अगला आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 213। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 200 आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 200 में क्या है? इसमें है राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अगला देखो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के या राज्यसभा के सभी सदस्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य आपका जापान नहीं होगा। दक्षेस में आपके कुल 8 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ठीक, यहाँ पर दक्षेस को सबसे पहले समझो। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। दक्षेस को सार्क के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थायी कार्यालय या आप इसका केंद्र बोलेंगे या मुख्यालय बोलेंगे तो काठमांडू नेपाल में है इसका। 2005 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। 2007 में इसे पूर्ण दर्जा भी मिल गया। अब वर्तमान में दक्षेस अर्थात सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी है इसमें, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये आपके 8 देश हैं और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपके आ चुका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास नोट्स ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को जल्दी से ले लो और जल्दी से रिवीजन कर लो पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता केंद्रिक बीज की संतति है प्रमाणित बीज, आधारीय बीज, प्रजनक बीज या पंजीकृत बीज। तो केंद्रिक बीज की संतति अर्थात प्रजनक बीज यहाँ पर करेक्ट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। उसके बाद केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो यह आपका दोस्तों कहाँ पर है? भोपाल, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। अगला यहाँ पर कहता है मार्मलेड बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? माल्टा, जामुन, केला या बेल? मार्मलेड किससे बनाया जाता है? माल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह आपके दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? पेक्टिन का होता है। किसका? पेक्टिन का होता है। तो वीडियो यहीं तक है। आपको 60 के 60 क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम टाइम में करा दिए। तो आपने देख लिए कैसे पेपर में आते हैं और ये सारा मटेरियल आपको ऑलरेडी नोट्स में दे दिया गया। उनको एक बार आंख लगा के एक नज़र डाल के देख लेना तो आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।